तो दोस्तों यहाँ से अपना रह गया था, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयोग से रह गया था पिछली कक्षा में, वो टेक्निकल इशू होने की वजह से वो वीडियो यहाँ से कट गई थी, तो आज हमको दोबारा से बनाना पड़ा वो वीडियो को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे आज कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता के विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 1 पे शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के बहुत बड़े योगदान है। विद्यालयों में छोटी कक्षाओं में छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान दिए जाने लगा है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों का उपयोग बड़ी कक्षाओं के छात्र कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न विषय पढ़ सकते हैं। अपनी समस्या का हल कर कंप्यूटर में पा सकते हैं। ठीक है, अपनी समस्याओं का हल जो है ना कंप्यूटर में पा सकते हैं। और का प्रयोग है इसका, कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में या व्यवसाय में। ठीक है, तो इसका उपयोग ग्राहकों के कच्चे माल, रिकॉर्ड, स्टाफ की जानकारी, कर्मचारियों के वेतन बिल आदि कंप्यूटर कार्य से किए जाते हैं। ठीक है, जिससे समय व सूचना मिलने के साथ साथ कार्य में तीव्रता आती है। इससे व्यापार और हानि की जानकारी लाभ और हानि की जानकारी, ठीक है, दोनों भंडारण के रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कंप्यूटर के बिना आज सूक्ष्म चिकित्सा संभव नहीं है, क्योंकि समस्त चिकित्सीय परीक्षण कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। चाहे वह कोई भी पैथोलॉजी की जांच हो, ईसीजी हो, एक्सरे हो या जीव विज्ञान से संबंधित खोज, सभी कंप्यूटर पर निर्भर रहती है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन में क्या है, कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर पर मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते हैं। इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। फिल्मों में कंप्यूटर एडिटिंग की जाती है। संगीत का उपयोग, रिकॉर्डिंग, धुनें आदि तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब आता है आपका शोधन कार्यों में यानी कि रिसर्च में। तो रिसर्च रिसर्च कंप्यूटर का उपयोग वायुयान डिजाइनिंग, विकास में मिसाइलों, मौसम विज्ञान, भविष्यवाणी, खगोलशास्त्र, उपग्रह डिजाइन आदि में किया जा रहा है। ठीक है, अब आता है आपका ज्योतिष विज्ञान में यानी एस्ट्रोलॉजी में कंप्यूटर का योगदान क्या है। तो ज्योतिष गणनाओं में कंप्यूटर द्वारा सहायक होता है। ज्योतिष के लिए जिन गणनाओं की आवश्यकता होती है वह कंप्यूटर द्वारा कुछ ही क्षणों में करी जा सकती हैं, जैसे जोड़ों का मिलान, जन्म पत्री बनाना ये आदि काम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर का वर्तमान में संचार व्यवस्था में उपयोग किया जा रहा है। कर इंटरनेट का उपयोग कर विषय से संबंधित सूचनाओं को खोजा जा सकता है। ईमेल के द्वारा पत्रों को एक कंप्यूटर से विश्व के किसी भी दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। कंप्यूटर वेब पेज तैयार करके तथा इसके विभिन्न सूचना प्रदान इंटरनेट प्रस्तावित कर किए जा सकते हैं। और नंबर 8 पे आता है आपका बैंक। यहाँ से आता है आपका बैंक आता है। बैंकों में हो रहे सभी वित्तीय लेन देन, गणना, ऋण, उसके ब्याज की गणना आदि कंप्यूटर द्वारा की जाती है। बैंकों के सभी कार्य रिकॉर्ड कंप्यूटर में संग्रहित या मेमोरी में सुरक्षित किए जाते हैं। एटीएम के माध्यम से भी खाता अकाउंट या खाता धारक जानकारी, पैसे लेन देन किसी भी शहर से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास नवा पॉइंट है हमारे पास यातायात या ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आजकल एयरलाइनों, रोडवेज, रेलवे कंप्यूटर का उपयोग बहुत किया जा रहा है। यहाँ पर यात्री किसी भी स्टेशन से किसी भी दूसरे स्टेशन तक का टिकट ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ट्रेन, फ्लाइट जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है इनकी। और कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे आरक्षण अत्यधिक रूप से हो रहा है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में टिकट काउंटर पर जाकर टिकट
आरक्षित करना कष्टदायी हो रहा है। कंप्यूटर की सहायता से यात्री कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। टिकट आरक्षण के लिए उस स्टेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप ऑफिस में टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। और यहाँ पर और भी लिखा है हमारे पास इस प्रकार आरक्षण अत्यंत सुगम सरल हो गया है। और कंप्यूटर की सहायता से यात्री न केवल टिकट बुक कर सकता है, बल्कि यह रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे सीटों की संख्या और आने जाने का समय और ट्रेन की वर्तमान स्थिति क्या है। इस प्रकार की सभी जानकारी अभी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में देखी जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना 10वां, ऑफिसों में ऑफिसों में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार होता है। आजकल कार्यालय सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कंप्यूटर अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रयोग से कोई भी डॉक्यूमेंट तुरंत बनाकर तैयार हो जाता है। एक बार डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद इसे सुरक्षित सेव कर दिया जाता है एवं कभी भी इसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दस्तावेज त्रुटि और सुंदर भी बनाया जा सकता है। वेतन बिल, कार्य टेबल, प्रिंटिंग, डेटाबेस समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है। अब आता है आपके पास बिलों का भुगतान। बिलों का भुगतान, पहले बिलों के भुगतान के लिए लोगों को कार्यालय या बिलिंग काउंटर पर स्वयं जाकर बिल जमा करना पड़ता था, परंतु कंप्यूटर के प्रयोग से आज बिल ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं। इसमें समय की बचत होती है या कम समय लगता है, यह सुगमता से हो जाता है। बिलों के भुगतान के लिए सरल बनाने के लिए सरकार ने ई मित्र आरंभ किया है। यदि आपके पास बिल जमा करने के लिए ई मित्र शॉप निर्देश कार्यालय में जाने का समय नहीं है, आप घर या ऑफिस या अन्य कहीं भी बैठकर ऑनलाइन बिलों का भुगतान सुगमता से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और लाभ क्या है, 12वां नंबर, तो ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इसे डिजिटल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। यह नागरिकों एवं सरकार के मध्य डिजिटल संबंध स्थापित करता है। वह व्यवसाय, सरकार एवं संस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसकी सहायता से लोग घर बैठे ही निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला है आपके पास वायुयान, रेलगाड़ी में टिकट बुकिंग करना, ऑनलाइन गैस बुकिंग करना, सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना या उपयोग करना, बैंकिंग लेन देन करना, बिलों का भुगतान करना, फोटो पहचान, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि बनवाना। और आगे आता है आपके पास विभिन्न सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना। ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा उदाहरण ई मित्र है। ठीक है, या जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, इस प्रकार के सारे काम ई गवर्नेंस से कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की कुछ अगर लाभ हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं उसकी। तो क्या क्या सीमाएं हैं, आज हम उनके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या सीमाएं हैं कंप्यूटर की, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली सीमा आती है हमारे पास, कंप्यूटर में स्वयं में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। यदि दिए गए निर्देश सही हों तो परिणाम सही मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी पहली सीमा है। अब दूसरी सीमा क्या है यहाँ पर, तो यदि किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो इस स्थिति में कंप्यूटर कार्य नहीं करते, जैसे कि मानव अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी तीसरी क्या है, कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग करना कठिन कार्य है। प्रोग्रामिंग के लिए एक अच्छी ज्ञाता का होना आवश्यक है। ठीक है, आपके पास फिर चौथी क्या है, कंप्यूटर तकनीकी में बहुत जल्दी बदलाव होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर जल्दी कम उपयोगी हो जाते हैं और इनकी कार्य क्षमता भी सीमित हो जाती है। इस कारण समय समय पर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को विकसित या अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत महंगा होता है। पांचवा क्या है आपके पास, जब कंप्यूटर में डाटा, महत्वपूर्ण सूचना संग्रहित की जाती हैं तो उसकी सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, अन्यथा कंप्यूटर वायरस के द्वारा किसी भी क्षण हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को खो सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास सब नंबर 6, समय के साथ बैंकों, व्यवसाय आदि में कंप्यूटर द्वारा धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आने लगी है। ठीक है, ये भी इसकी एक सीमा है।
अब आते हैं आपके पास कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं फार्मवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और फार्मवेयर, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे पहला पॉइंट दिया है हमारे लाने। तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देखा और छुए सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कंप्यूटर के वैद्युत यंत्र इलेक्ट्रॉनिक भाग आते हैं। कंप्यूटर के इनपुट कीबोर्ड, माउस, आउटपुट प्रिंटर आदि कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक मृत मशीन या डेड मशीन है। कंप्यूटर में कोई कार्य करना हमें आदेश देना पड़ता है। आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। एक निश्चित समय के लिए निश्चित प्रोग्राम बनाना या बनाया जाता है, या कोई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करता है। प्रोग्रामों का यह समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसलिए शब्द सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्रामों का समूह, कार्य प्रणाली, अन्य संबंधित प्रलेखन जैसे कि फ्लोचार्ट, मैनुअल आदि सम्मिलित रूप। अतः हम कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमताओं का उपयोग करना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक पर आता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक या एक से अधिक प्रोग्राम, पेन को चेंज करते हैं पहले तो। हाँ, यहाँ पर एक या एक से अधिक एक सेकंड। एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह प्रोग्राम किसी निश्चित समस्या के समाधान के लिए नहीं होते, अपितु यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखते हैं, अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होने के बाद MS ऑफिस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यह विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ एक विंडो जो है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको सीधे सीधे ऐसे यह समझ में आना चाहिए कि जो विंडोज़ होती है, जैसे कि मान के चलो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, या फिर विंडोज़ 8, या फिर कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और आता है आपका लिनक्स, यूनिक्स और ओवंतु। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवंतु को छोड़कर। तो इन सारे सॉफ्टवेयरों को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टमों की, और उदाहरण बता देता हूँ मैं, और उदाहरण क्या क्या हैं। तो चल एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने में मदद प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना, सहायक उपकरणों को संबंध स्थापित करना, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण करना। ठीक है, ये इनका कार्य रहता है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके बाद मेमोरी प्रबंधन कार्य। मेमोरी प्रबंधन कार्य क्या होता है? इनको मेमोरी का प्रबंधन करना सिस्टम सॉफ्टवेयरों का कार्य रहता है। ठीक है, और सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल एवं प्राणवीय बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके पास कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के बारे में बात करें, यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह है जिसे किसी विशेष अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के हल करने के लिए बनाया जाता है। इनका कार्य निश्चित होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है, इसके लिए एक एप्लीकेशन पैकेज होते हैं। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? MS प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बात करें तो आपके पास आता है
एम एस वर्ड या वर्ड स्टार, ठीक है। एम एस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके बाद ये इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड या एम एस स्टार में वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई लेटर टाइप करना हुआ, या फिर इसमें अपन कोई भी दस्तावेज तैयार करना हुआ, ये इस काम में वर्ड में कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होता है इससे लोटस 1 2 3, या फिर एक सॉफ्टवेयर कौन सा, लोटस 1 2 3, और एक होता है एम एस एक्सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपको परीक्षाओं में कि एम एस वर्ड और एम एस स्टार, या एम एस वर्ड की जगह एम एस स्टार आ जाए तो वो किस काम के लिए उपयोग होता है, तो कह सकते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, या फिर कह सकते हैं पत्र लेखन के लिए। और वहीं पर अगर एम एस एक्सेल की जगह अगर लोटस 1 2 3 आ जाए तो वो एक टेबल डिजाइन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एम एस एक्सेल में हम टेबल तैयार करते हैं, उसी प्रकार लोटस 1 2 3 जो है उसमें भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। अब आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपके पास डीबीएस थर्ड और फ्रॉक्स प्रो नाम के दो सॉफ्टवेयर हैं। एक तो डीबीएस थर्ड और एक आता फ्रॉक्स प्रो, ठीक है, ये हैं। इसके बाद प्रदर्शन के लिए आपके पास एम एस पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात चली, पीपीटी जिसमें बनाई जाती है। अब आते हैं इन सॉफ्टवेयरों को अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पत्र लेखन के लिए हम एम एस वर्ड या वर्ड स्टार का उपयोग करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। इसके बाद में सारणी बनाने के लिए हम एम एस एक्सेल और लोटस 1 2 3 का उपयोग करते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए डी बेस थर्ड और डेटाबेस के लिए करते हैं डी बेस थर्ड और फ्रॉक्स प्रो के बारे में का उपयोग करते हैं। और प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए एम एस पावर पॉइंट एवं इसी प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप आदि का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के बारे में चर्चा थी। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के बारे में चर्चा की है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये सामान्यतः एक ही कार्य करने वाले छोटे स्तर पर बनाए गए प्रोग्राम होते हैं। ऐसे प्रोग्राम किसी छोटे कंप्यूटर सेंटर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए बनाया गया प्रोग्राम, डिस्क की मरम्मत के लिए जैसे रिकवरी प्रोग्राम या एंटीवायरस आदि प्रोग्राम होते हैं। इन सॉफ्टवेयरों का कार्य बहुत बहुत ही सीमित होता है। देखो क्या है कि जो छोटे संस्थान, जैसे किसी भी संस्थान में बना लिए जाते हैं, जैसे डिस्क रिकवरी के लिए मान के चलो अपना कोई डाटा किसी डिस्क खराब हो जाए, और डिस्क में जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है, उसके रिकवरी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उस डेटा के रिकवरी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि एंटीवायरस है, ये भी एक छोटी संस्थाओं द्वारा बनाया जा सकता है, या आप ही प्रोग्राम कर सकते हो इसको। तो इस प्रकार के प्रोग्रामों को हम यूटिलिटी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके पास फार्मवेयर। तो फार्मवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। फार्मवेयर जो होते हैं वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, या फार्मर क्या होता है, फार्मवेयर कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम संग्रहित या स्टोरेज किए जाते हैं रोम में। देखो कहाँ पर स्टोर किए जा रहे हैं भाई ये सॉफ्टवेयर, आपको बता, रोम में, ठीक है। रोम रोम आप जानते हैं रोम क्या होता है, फार्मवेयर कहलाते हैं। जैसे कि बायोस, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये प्रोग्राम ये कंप्यूटर बूटिंग में सहायक होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर की बूटिंग में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोसेसरों का चयन किया जाता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं आपके पास प्रोसेसर या सीपीयू के बारे में। या सीपीयू जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये से कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन, ठीक है। जिस प्रकार मानव शरीर का एक प्रत्येक अंग एक सेकंड रुकिए जरा। जिस प्रकार शरीर के इंसान के शरीर का प्रत्येक अंग मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक इकाई सीपीयू के नियंत्रण पर कार्य करती है, ठीक है। अब सीपीयू क्या होते हैं, बात करते हैं सीपीयू में क्या क्या होते हैं। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर होते हैं, जो टेम्पररी स्टोरेज रहती है। सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और फिर अरिथमेटिक यूनिट और इस रजिस्टर और क्लॉक यूनिट, इस प्रकार के होते हैं।
अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या होता है इस बारे में चर्चा करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है कंट्रोल यूनिट? यह है एक कंप्यूटर के समस्त आंतरिक और बाहरी डिस्क की, यानी कि अंदर वाली डिस्क, आंतरिक और बाहरी डिवाइसों की प्रणालियों को निर्देश करता है तथा उन पर अपना नियंत्रण भी रखता है। कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम में लिखे निर्देशों की व्याख्या करने और संबंधित डिवाइसों को अपना कार्य कराने के लिए बताता है। किसी एक मतलब किसी इकाई को अब अपना कब अपना काम करना है, ये कंट्रोल यूनिट ही बताता है। देखो बात ये है कि जैसे कि ये पूरे सिस्टम का एक कंट्रोल होता है जहाँ से सारे निर्देश, कौन सा निर्देश करना है कौन सा नहीं करना है, ये इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसको अपन सीयू बोलते हैं। ये होता है सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के यू के अंदर, सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट होता है सीयू, और आपका फिर आता है एएलयू, और फिर आता है आपका रजिस्टर। ठीक है। तो सीयू जो होता है वो कंट्रोल का कार्य करता है। एएलयू करता है आपका लॉजिकल कार्य करता है, गणना करने का कार्य करता है। रजिस्टर एक मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, छोटी वाली। ठीक है। ये प्रोसेसर के अंदर ही होती है। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एएलयू की, यानी ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का वह भाग जहाँ पर वास्तविक गणना या वास्तविक गणना संपादित होती है। इस इकाई में वे परिपथ या सर्किट होते हैं जिससे बीजगणितीय क्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, देन आदि क्रिया निष्पादन होती हैं। यह इकाई दो या अधिक राशियों के मान की तुलना में भी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके पास रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? एएलयू के बाद आते हैं आपके रजिस्टर, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जिन डाटाओं डाटा पर करने करने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीपीयू के अंदर स्थित मेमोरी, मतलब जो एएलयू द्वारा डेटा को प्रोसेस किया गया है, कि उसकी गणना की गई है, उसको जो स्टोर करते हैं वो कौन सी मेमोरी होती है? वो आपके रजिस्टर होते हैं। ठीक है। उसमें इनको स्टोर किया जाता है। एलिमेंटेड होते हैं, रजिस्टर कहलाते हैं। और जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टरों में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। रजिस्टर एक समूह का नाम है जिसमें बहुत सी सेलें होती हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। कुछ रजिस्टर सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है। तथा कुछ विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं। ये तीव्र गति मेमोरी होती है, मतलब ये बहुत तीव्र गति की मेमोरी होती है जिसमें उसी डाटा को रखा जाता है जिसे शीघ्र शीघ्र से प्रोसेसिंग करना होता है, इमिडिएटली प्रोसेसिंग करनी होती है। ठीक है। इसके बाद में प्रोसेसिंग से उपरांत प्राप्त परिणाम को भी इन्हीं रजिस्टरों में स्टोर किया जाता है। अब आते हैं प्रोसेसरों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर के टाइप ऑफ प्रोसेसर। ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स हैं के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास में एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में प्रोसेसरों के प्रकार दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आपके पास में, ये फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट नंबर पे प्रोसेसर है सी एस CISC। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? लार्ज इंटीग्रेशन सेट, वर्बल लेंथ इंस्ट्रक्शन, और वेरिएबल ऑफ एडिशन मोड। ठीक है, ये आते हैं। अब आता है सेकंड, आपका कौन सा हैगा? सेकंड है आपके पास RISC, यानी कि रेडियल इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है। इसमें आता है लेस इंस्ट्रक्शन सेट, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस, और इसका लेस एड्रेसिंग मॉडल। ठीक है। फिर आता है आपका EPIC यानी कि एक्सप्लिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग प्रोसेसर। इसमें आता है मोर पावरफुल एंड फ्रेश देन CISC और RISC। ठीक है। ये आते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है 64 बिट का आता है मल्टी कोर प्रोसेसर, हैव मोर देन वन कोर, यानी डुअल कोर, वेक्टर कोर,
इसके बाद में आता है प्रोसेसरों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के प्रोसेसर जो होते हैं वो दो कंपनियों द्वारा बनाते हैं। एक तो है ए एम डी और इसके बाद में एक है इंटेल। इंटेल मोस्ट पॉपुलर है, इसके बाद है AMD। दोनों के प्रोसेसर जो होते हैं वो इस प्रकार रहते हैं। इंटेल कंपनी के प्रोसेसरों की बात करें ये महंगे तथा अधिक दक्षता वाले प्रोसेसर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इंटेल कोर क्वाड डुअल कोर में, फिर इंटेल कोर एक्सटर्नल, फिर इसके बाद में इंटेल कोर ड्यूल, फिर आता है आपका इंटेल प्लेटिनियम डुअल कोर, फिर आता है आपका इंटेल कोर डुअल SOAQ, फिर आपके आते हैं मीडियम रेंज के। ठीक है, मीडियम रेंज के कौन है? मीडियम रेंज के प्रोसेसरों के बारे में इंटेल इंटेल ओटेम एटोम्स, फिर इसके बाद में आते हैं इंटेल सेंट्रॉन्स, और ये सस्ते एवं कम दक्षता वाले होते हैं। अब आप बात करते हैं ए एम डी की बार प्रोसेसरों के बारे में। तो AMD के प्रोसेसर क्या होते हैं? AMD प्रोसेसर AMD फेनोम, फिर इसके बाद में AMD फेनोम फेनोम 1/3, फिर इसके बाद में AMD टूरिज्म फैमिली। ये महंगे और दक्षता प्रोसेसर होते हैं। फिर आपके आते हैं AMD एथलॉन, AMD सेम्प्रॉन, AMD एथलॉन नियॉन। ये सस्ते और कम दक्षता वाले होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के समस्त संसाधन व समस्त कार्यों की संचालित करता है। यह एक मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम की कार्यकुशलता को बढ़ाना, सुविधाओं को बढ़ाना तथा कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न नाम दिए गए हैं जो कि इसके लिए कार्य करते इंगित करते हैं, जैसे मॉनिटर, सुपरवाइज कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ये इसके नाम दिए गए हैं कुछ। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के मध्य संवाद करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस मैनेज मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों को प्रोसेस को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यह सिस्टम प्रोग्राम व यूजर के प्रोग्रामों को मेमोरी का आवंटन करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के लिए किसके बारे में बात चल रही है? ये तीनों बातें किसके बारे में है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, जब एक या एक से अधिक प्रोग्राम का निष्पादन किया जाता है तो विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों के मध्य सामंजस्य बिठाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? यह विभिन्न फाइलों को विभिन्न संग्रहण इकाइयों में संग्रहित करने के निर्देश प्रदान करता है तथा फाइलों का संग्रहण करता है। उपकरणों से अन्य उपकरणों में स्थानांतरित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पांचवा कार्य है प्राथमिकता का चयन। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्यों को करने की रिक्वेस्ट की जाए तो यह आवश्यकता अनुसार कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण करता है। फिर क्या आता है? संचार। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के मध्य संचार करने में सहायता प्रदान करता है। फिर आता है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डाटा की सुरक्षा प्रदान करती है। यह डाटा व अलग अलग प्रोग्राम्स का एक प्रकार का प्रबंधन करता है कि वे एक दूसरे में दखल न करें। ठीक है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं ताकि अवैध यूजर कंप्यूटर पर लॉगिन नहीं कर सकें। ठीक है, अन्य एप्लीकेशन प्रोग्रामों का संकलन करना। यह अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे MS ऑफिस, फोरफॉक्स,
का संचालन करते हैं। कमांड इंटरप्रेट तो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों व कमांडों का अनुवादन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास प्रयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज्ड के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या क्या हैं तो बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, फिर आता है विंडोज़ 8, फिर आता है उबंटू। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। इसके बाद मतलब विंडोज़ एक्सपी पर्सनल, फिर मैकिन्टोश ओ एस एक्स, फिर ऐसे विंडोज़ 8.1, फिर लिनक्स मिनी, फिर एंड्रॉयड, फिर आता है फेडरा, फिर आता है इसके बाद में आता है आपका ये रहा विंडोज एक्सपी, रेड हैट लिनक्स, फिर iOS 7, यूनिक्स, फिर आता है आपका सोलेरिस, फिर आता है ओपन यूज। ठीक है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं अब अपन। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका विकास के बारे में बात करेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के बारे में विंडोज़ किसी पर्सनल कंप्यूटर पीसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आरंभ में आए विंडोज़ के सभी संस्करण एप्लीकेशन पैकेज थे जिन्हें क्रियान्वित होने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती, जैसे कि विंडोज़ 3.0 GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक एप्लीकेशन प्रोग्राम था जिसमें क्रियान्वयन करके उसे डोज की आवश्यकता जिसे क्रियान्वित या संचालित करने के लिए डोज यानी कि डोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 3.0 के बाद 1995 में विंडोज़ को एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया। इसका नाम उन्होंने विंडोज़ 95 रखा, यानी कि ये 95 में आया था, 95 विंडोज़ 95 रख दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। बाद इसके बाद यूज़र की आवश्यकताओं को देखते हुए 98 में विंडोज़ 98 नया संस्करण बाजार में आया। समय की आवश्यकता अनुसार इसमें अलग अलग परिवर्तन किए गए और विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ बिट्रा और विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 बाजार में आए। विंडोज़ 98 2000 एक्सपी के लिए आवश्यक हार्डवेयरों की तो क्या क्या होना चाहिए थे, इसमें क्या क्या हार्डवेयर, तो विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए हमें निम्न हार्डवेयर की आवश्यकता होती थी। PC80 80 486 उच्च क्षमता वाले प्लेटिनियम सेलेरॉन डुअल कोर या ड्यू कोर के प्रोसेसर होना चाहिए थी। कम से कम मुख्य मेमोरी में 500 GB या से अधिक होना चाहिए थी। मॉनिटर में BGI SVGA होना चाहिए था। कीबोर्ड में 102 कीबोर्ड और मल्टीमीडिया के लिए कीबोर्ड 4 माउस होना चाहिए था। CD या DVD होना चाहिए। विंडोज़ की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं अपन। ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए थी जो मैंने बताई है ना, ये इस प्रकार की चीज़ें जो आपके बारे में ये मैंने बताई, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज़ 98 के लिए आवश्यक थी। ठीक है, अब आते हैं विंडोज़ की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ की विशेषताओं में नंबर 1 पे आता है GUI, यानी GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये पर आधारित विंडोज़ का एक गण पद्धति पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें DOS की तरह कीबोर्ड से कमांड टाइप नहीं किए जाते। इसमें स्क्रीन पर चित्रण इकाइयाँ होती हैं जिन्हें आइकन कहते हैं, जिनको पावर पॉइंट की सहायता से नहीं, पावर पॉइंट नहीं भैया, पॉइंटर की सहायता से चुना जाता है। GUI की मुख्य विशेषता है कि यह WYSWYG के फॉर्म में काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, ये सिद्धांत पर आधारित करता है। इससे तात्पर्य है कि हम जो स्क्रीन पर देखते हैं उस कार्य को एक ही क्लिक पर आसानी से कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसको ध्यान रखना। ये मैं इसमें रेड कलर से इसको अंडरलाइन करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये
बन सकता है पर्पल कलर से जो मैंने इसको किया है, जो जिसका नाम है WYSWYG, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ये इसका पूर्ण रूप है यानी कि इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। मल्टीटास्किंग ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम एक समय में कई कई या एक से अधिक प्रोग्रामों का क्रियान्वयन या एक्सिक्यूशन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम का एक आयताकार क्षेत्र में प्रदर्शित होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं, विंडोज। ठीक है, अब आता है माउस का अनुप्रयोग यानी माउस का प्रयोग, यूज ऑफ माउस। इसमें माउस का प्रयोग किया जाता है जो नए यूजर को अत्यधिक सरलता प्रदान करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। विंडोज में न केवल हम एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों का पर कार्य कर सकते हैं, बल्कि उस एप्लीकेशन के मध्य आसानी से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार उपकरण, विंडो का इंटरनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विंडोज टूल का जो होते हैं संचारण उपकरण जो होते हैं विंडोज का इंटरनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। यानी कि किसी सिस्टम में अगर हम इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें या तो देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बात करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI के बारे में और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि CUI के बारे में। ये रहा आपके पास GUI और ये आपके पास रहा CUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इन दोनों में अपन इनकी तुलना करते हैं अर्थात इनमें अंतर देखते हैं। तो नंबर 1 पर बात आती है CUI कैरेक्टर इंटरफेस यूज़र इंटरफेस के बारे में। इस सिद्धांत में कैरेक्टर को कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जाता था, अतः इस प्रकार के वातावरण में काम करने के लिए यूजर का तकनीकी रूप से ज्ञान होना आवश्यक था। इसमें प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कमांड एवं उसके सेंटेंस याद रखना आवश्यक होता था। ठीक है, लेकिन वहीं बात करें अपन GUI की, तो GUI एक ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल इंटरफेस है। और ग्राफिकल इंटरफेस इस सिद्धांत में कंप्यूटर यूजर के मध्य अंतःक्रिया ग्राफिकल विधि से होती हैं। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न इकाइयों को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी ग्राफिकल के रूप में इन इकाइयों को चित्रित किया जाता है। उपरोक्त माउस की सहायता से स्क्रीन पर बनी चित्रित इकाइयों को केवल क्लिक करके ही काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर के बारे में। डेस्कटॉप, हमारे पास डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। यह वह स्क्रीन जो कंप्यूटर के लोड होते ही स्क्रीन पर दिखाई देती है, डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, डेस्कटॉप क्या है? वह स्क्रीन जो कंप्यूटर के लोड होने से ही स्क्रीन पर दिखाई देती है, डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप शब्द का उपयोग दैनिक जीवन से संबंधित है। जैसे हम विभिन्न उपयोगों की वस्तु अपनी डेस्क के ऊपर रख लेते हैं, जिसे हम जो रख लेते हैं हम जो विभिन्न जगहों पर ढूंढना नहीं पड़ता है। ठीक, बात ये चल रही है कि जैसे कि हम अपने डेस्क पे यानी अपने टेबल पे कोई वस्तु रख लेते हैं जिस पे हम कार्य करते हैं, उसकी हमको बार बार आवश्यकता होती है। उसी प्रकार डेस्कटॉप पर हमको सॉफ्टवेयर रख लेते हैं जिसकी हमें बार बार प्रयोग करना होता है। उस प्रकार की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, हम इस तरह कंप्यूटर में बार बार प्रयोग आने वाले सॉफ्टवेयरों को इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर शॉर्टकट या फोल्डर के रूप में रख लेते हैं, इसलिए इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न चित्रण इकाइयाँ या आइकॉन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइकॉन्स के बारे में बात करते हैं। आइकॉन होते हैं आपके पास माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई डॉक्यूमेंट्स, विंडोज एक्सप्लोरर और स्टार्ट मेन्यू। बैकग्राउंड होता है, टास्क बार होता है और खाली जगह होती है, ये डेस्कटॉप पर होती हैं। ठीक है, अब आइकॉन्स की बात कर लेते हैं। आइकॉन चित्र इकाइयाँ जो कि प्रोग्राम फाइल को प्रदर्शित करती हैं, आइकॉन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए माई कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार
साधनों जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि काम करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अब आता है आपके पास फोल्डर। फोल्डर प्रोग्राम के समूह को एक आइकॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे फोल्डर कहते हैं। टास्क बार के बारे में बात करें, टास्क बार क्या होता है? यह डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टीनुमा संरचना होती है, जिस पर बाईं ओर स्टार्ट तथा दाईं ओर एक घड़ी या क्लॉक दिखाई देती है, जो वर्तमान समय को प्रदर्शित करती है। टास्क बार उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम है जो दर्शाती है कि जिस पर कार्य किया जा रहा हो। ठीक है। सबसे नीचे देखोगे आप कभी भी कंप्यूटर में, मैं बता दूं आपको कि जैसे मान के चलो ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है। तो ये मेरे जो सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो व्हाट्सएप है, ये गूगल क्रोम है। तो ये मेरा क्या है ना, टास्क बार है। ठीक है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये टास्क बार है। ठीक है। ये क्या है ना, बोर्ड है। तो बोर्ड पे इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अपन कंप्यूटर स्क्रीन खोलते हैं तो इसी प्रकार दिखता है वो भी। तो ये जो नीचे दिख रहे हैं आइकॉन, जैसे कि हमारे पास गूगल क्रोम दिख रहा है, प्ले स्टोर, व्हाट्सएप, गूगल, ये चीज़ें जो सबसे नीचे जो दिख रही हैं, इस पर मेरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है ना, टास्क बार है। ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर में दिखाई देता है। और नीचे चलती हैं टास्क बार। ठीक है। टास्क बार के बारे में बात हो गई। अब स्टार्ट बटन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट बटन के बाद टास्क बार पर एक क्विक लॉन्चर टूल बार होता है, जिसमें कुछ शॉर्टकट बटन होते हैं जिनका उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, अन्य यूजर प्रोग्राम शीघ्रता से किए जाते हैं। ठीक है। ना किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो मैं बताऊँ दूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किस टाइप से होते हैं। मैं देखो यहाँ पर सर्च करके बता देते हैं, क्योंकि कनेक्शन है हमारे पास। टास्क बार देखना है, टास्क बार क्या होता है ना। टास्क बार कंप्यूटर। ठीक है। इसको सर्च करते हैं। अभी क्या हुआ, इसमें आ क्यों नहीं रहा? इसी प्रकार रहता है टास्क बार। मैं बता दूँ आपको, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हमारे इसमें खुल नहीं रहा, क्या बात है? इसमें इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन तो है शायद, तो फिर खुलना चाहिए। अभी खुला, देखो अभी लोड हो रहा है। अभी बताएंगे इसमें क्या होता है। जैसे ही मैं तुमको एक एक चीज़ यहाँ पर सर्च करके, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो होती हैं प्रोग्राम, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे कि प्रैक्टिकली रूप में, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप में भी करेंगे। ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है। आपको सिस्टम के अंदर करके बताऊँगा मैं। जैसे कि बात करते हैं अपन एम एस ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, एम एस एक्सेल में क्या क्या काम होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया? खुलेगा। ये ये जो है, कैप्चर कोड फिल कर देते हैं इसमें, और इसको वेरीफाई कर देते हैं। ये इसमें व्हीकल है, और क्या है? ठीक है। अब तो हो जाए वेरीफाई। नहीं हुआ।
इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा क्या? ठीक है, दोबारा से देखते हैं अपन इसको। लिखते हैं टास्क बार, टास्क बार सर्च करते हैं। दोबारा से वही आ गया। कैप्चर कोड के बारे में बात चले, ट्रैफिक लाइट्स, वेरीफाई, नो, मोटरसाइकिल। चलो इसमें नहीं तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, उसमें नहीं खुल रहा तो यहाँ तो खुलेगा। ठीक है, यहाँ खुल जाएगा टास्क बार इन कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है, इस वजह से शायद हो सकता है। तो सफाई नहीं चल रही। इंटरनेट नहीं चल रहा, देखते हैं बाद में, अभी तो चल ही नहीं रहा वो। ओके, टास्क बार के बारे में मैं आपको बता दिया कि एक नीचे टूल बार होता है, नीचे पट्टी नुमा संरचना होती है, इसके बारे में बता भी दिया मैंने। अभी इंटरनेट आ नहीं रहा, शायद आता तो मैं तुम्हें बता देता। देखो इस प्रकार की संरचना होती है। जो नीचे जो आपको दे रखा है, ये खुल जाने दो, थोड़ा खुलेगा, टाइम लेगा। ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये मेरे यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो इस प्रकार की टास्क बार होते हैं। ये स्टार्ट मेन्यू है, ये मेरा ये आपको क्या बोलते हैं, पॉइंटर दिख रहा है। ये टास्क मैंने विंडोज़ स्टार्ट बार होता है। ये ऊपर दिया गया है, ये विंडोज़ 7 के बारे में है, और ये विंडोज़ 10 के बारे में। स्टार्ट मेन्यू है आपके पास, गूगल क्रोम दिया है, कंट्रोल पैनल दे रखा है, माई कंप्यूटर के बारे में देख रहा है। ये टास्क बार में दिया रखा है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं टास्क बार। अब यहीं पर एक क्विक टूल बार होता है, इस प्रकार का इसमें दे रखा है। ये जो है ना, ये आपके पास में ये दे रखा है ना, इस प्रकार से जो मेरी ये टिप दिख रही है ना, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। क्विक लॉन्चर टूल बार के बारे में बात होगी। शॉर्टकट बटन होते हैं इसके बारे में, इसमें टास्क बार के दाहिने ओर पर नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया कौन सा होता है? ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया है, और नोटिफिकेशन एरिया और कार्य से संबंधित आइकॉन दिखाई देते हैं, यानी कि प्रिंटर, इंटरनेट से कनेक्शन होने वाले कंप्यूटर के मित्र, कंप्यूटरों का मित्र, यूएसबी पोर्ट, इसके बाद में यूएसबी डिवाइसेस, इनके बारे में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब बात आते हैं माई कंप्यूटर के बारे में। ये गाय कंप्यूटर नहीं, माई कंप्यूटर है। ठीक है, माई कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर का एक आइकॉन छोटे कंप्यूटर के रूप में होता है। ठीक है, किसके? छोटे कंप्यूटर के रूप में। किस प्रकार दिखेगा माई कंप्यूटर, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखते हैं कंप्यूटर की डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, जैसे डेस्कटॉप लिखी तो डेस्कटॉप आइकॉन और देख लेते हैं, इसमें आइकॉन से आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं फ़ोटो बता देता हूँ आपको, फ़ोटो से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार की डेस्कटॉप आइकॉन होती है। ठीक है, इस पे यहाँ दिख रहा है नेटवर्क, दिख रहा है रिसाइकिल बिन, दिख रहा है। इसमें माई कंप्यूटर नहीं दिया, तो इसमें मैं
बता देता हूँ कि ये रही इस प्रकार की माई कंप्यूटर रिसाइकिल बिन। ये पुराने कंप्यूटरों में रहता है। ये माई कंप्यूटर ये रहा। इसी प्रकार की एक आइकॉन रहती है, इसी प्रकार के आइकॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये सारे आइकॉन इसमें रहते हैं। बात करते हैं आगे। छोटे कंप्यूटर के रूप में होता है। इस आइकॉन में हमारे कंप्यूटर की उपस्थित ड्राइव, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सूचनाएं, किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का कार्य करने से पहले से खोला जाता है, ठीक है। इसके लिए हम माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं। माई कंप्यूटर आइकन, देखो, या तो अपन माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, या फिर कर देते हैं राइट क्लिक करके हम ऐसे क्या कंप्यूटर जो होता है माउस, माउस की सहायता से या तो हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं माई कंप्यूटर को, या फिर माई कंप्यूटर आइकॉन पर राइट क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं, तो तब भी हम ड्राइव पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। दो प्रकार होते हैं माई कंप्यूटर ओपन करने के, ठीक है। माई कंप्यूटर विंडो ओपन होने के बाद क्या होता है, माई कंप्यूटर विंडो हमको आइकॉन से मिलेंगे जिसमें हमें यूज़र में उपस्थित ऑब्जेक्ट प्रदर्शित होते हैं, ड्राइव, कंट्रोल पैनल, पैड, ये चीज़ें हमको वहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन रिसाइकिल बिन के बारे में। तो रिसाइकिल बिन क्या है, तो बात करते हैं रिसाइकिल बिन के बारे में। रिसाइकिल बिन विंडो का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ डिलीट की गई फाइल, फोल्डर या आदि संग्रहित होता है। रिसाइकिल बिन हमारी मेज के पास रखे कचरा पात्र के समान कार्य करता है, जिसमें सभी फाइल या फोल्डर होते हैं, मतलब डिलीट किए हुए, इसमें डिलीट किए हुए सभी फाइल या फोल्डर होते हैं जिसमें हमारे द्वारा डिलीट किया दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट किए गए आगे हम जाने पर रिसाइकिल बिन में चला जाता है। बाद में इसमें डिलीट किए गए फाइल फोल्डर को रिसाइकिल बिन से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रिसाइकिल बिन से यदि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए या डिलीट कर दिया तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं रिसाइकिल बिन के बारे में। तो रिसाइकिल बिन होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो मैं बता दूं आपको रिसाइकिल बिन के बारे में। तो देखो, ये कंप्यूटर की डेस्कटॉप है। ये दिख रहा है आपके मेरे जो टैब दिख रही होगी यहाँ पे पेन की, ये इस प्रकार का रिसाइकिल बिन होता है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ। एक पूरी डेस्कटॉप का फ़ोटो अपन ले लेते हैं क्योंकि आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो पूरा का पूरा एक अच्छा सा फ़ोटो देख लेते हैं इसके अंदर। हम्म, ये तो पूरी डेस्कटॉप भरी है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा अपन को। अच्छा सा एक फ़ोटो देखना पड़ेगा। चलो यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने डाउनलोड करके यहाँ पे बोर्ड पे ओपन कर लेते हैं। पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा यार। मैं तुम्हें इसमें एक काम करते हैं, पूरा का पूरा एक न्यू फ़ोटो देख लेते हैं। डिस्क टॉप आइकन की फ़ोटो, ठीक है, ठीक है, ये वाला रख लेते हैं, इसमें समझ में आएगा। इसमें आ जाएगा समझ में क्योंकि ये है इसमें। ठीक है, इनपुट कर लेते हैं फाइल में।
ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं रिसाइकिल वन के बारे में। बात चल रही थी, तो रिसाइकिल बिन क्या होता है? ये है आपका रिसाइकिल बिन, ठीक है। ये आपका क्या है? रिसाइकिल बिन है। ये इस प्रकार का रिसाइकिल बिन होता है, इस प्रकार का आइकन आपको दिखता है। इस आइकॉन में ये जो दिख रहा है आपका डस्टबिन के टाइप से, तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। तो इसमें जो डिलीट हुई फाइल जो होती हैं, अगर रिसाइकिल बिन में देखो, मान के चलो कंप्यूटर में से कोई भी फोल्डर को हमने डिलीट कर दिया, तो वो कहाँ पर जाएगा? तो वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस आइकन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं अपन, या इस आइकन को डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और इस आइकन में से या फिर इसमें से डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद फिर इसमें दोबारा से हम किसी भी फाइल को हम इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसकी दोबारा से किसी भी फाइल को यहाँ से रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब तक हम किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मेथड अलग होता है। मान के चलो पूरा डेटा डिलीट हो गया, फिर दोबारा से रिकवर करना है, तो उसके लिए ना बहुत बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसको हम के बोलते हैं ड्राइव रिकवरी करते हैं, तब होता है वो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इस बारे में बात कर लिए। अब आते हैं आपके कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्या होता है इसको देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार का डेस्कटॉप पर दिखाई देता है कंट्रोल पैनल। इस पर डबल क्लिक करके ओपन किया जाता है, या फिर दो मेथड होते हैं, एक तो डबल क्लिक करके होता है, एक राइट क्लिक करके होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन कंट्रोल पैनल के बारे में। तो माई कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। यह एक एप्लीकेशन विंडो होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटिंग में बदलाव करने लाने के लिए काम में लिया जाता है। कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चित्र पर डबल क्लिक करके संबंधित विंडो को ओपन किया जाता है और यूज़र अपने अनुसार सेटिंग में बदलाव कर सकता है। कंट्रोल पैनल के मुख्य ऑब्जेक्ट निम्न प्रकार होते हैं: फ़ॉन्ट या फोल्डर। देखो, कब इस बात चल रही कि अपन ने कंट्रोल पैनल ओपन किया, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? फ़ॉन्ट फोल्डर, ठीक है। में जाकर हम फ़ॉन्ट की विशेष के रूप में अक्षरों के स्टाइल देख सकते हैं। नए फ़ॉन्ट को बाजार में जो उपलब्ध हो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम फ़ॉन्ट में से कर सकते हैं। ये किसके अंदर होगा? कंट्रोल पैनल के अंदर होगा। अब आते हैं माउस के बारे में। तो माउस का प्रयोग करने माउस की गति को, डबल क्लिक की गति को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। कमांड से हम लेफ्ट या राइट क्लिकिंग का कार्य को बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से बदल सकते हैं? ये बदल सकते हैं हम किस में से? कंट्रोल पैनल में से। अब कंट्रोल पैनल के फिर आता है आपके पास कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की डबल क्लिक करके हम डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है, जिसमें हम कीबोर्ड के अक्षरों की टाइप, रिटाइप, रेट के बीच की टाइमिंग, या फिर टाइमिंग कितने टाइम से हो रहा है, ये सारी चीज़ों की गतिविधियाँ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स कर्सर के लिए स्क्रीन पर चमकने की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल में से कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर की। इसके द्वारा नए प्रिंटर को इंस्टॉल किया जाता है, पुराने प्रिंटर को हटाया जाता है। टेस्ट पेज प्रिंटिंग जैसे कार्य हम कहाँ से करते हैं? कंट्रोल पैनल में से करते हैं। डेट टाइम ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्यूटर के डेट टाइम को सेट किया जा सकता है या फिर अपडेट किया जा सकता है। तो ये कहाँ से होता है? कंट्रोल पैनल के द्वारा होता है। साउंड ऑप्शन की सहायता से हम अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग साउंड सेट किए जा सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर के साउंड कार्ड का होना जरूर होता है। देखो, साउंड कार्ड होगा तब इसको कर सकते हैं, लेकिन करते कहाँ से? करते हैं फिर भी हम कंट्रोल पैनल के अंदर से। तो कौन से? इसमें से, ठीक है। तो सारा काम होगा कहाँ से? इस वाले भैया के अंदर से, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले डिस्प्ले की बात करें, कमांड की सहायता मॉनिटर डिस्प्ले, मतलब कंट्रोल पैनल की जो मतलब मान के चलो हमारे पास जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जिस पे हमारे पास एक है क्या बोलते हैं,
डिस्प्ले ओपन हो रही है जिसमें हमें कुछ दूसरा वॉलपेपर लगाना है, तो हम कहाँ से लगा सकते हैं? कंट्रोल पैनल को ओपन करके और वहाँ से पर्सनलाइज में जाके वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में बदलाव कर सकते हैं भाई, आइकॉनों में बदलाव कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले पर कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से करते हैं? कंट्रोल पैनल के कमांड की सहायता डिस्प्ले मॉनिटर के बदलाव किया जाता है।